रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? खुश हैं? शमाल भाई आप कैसे? तबीयत से ठीक है? कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा? नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा था। हमने कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की, प्रपोजल की, और फिर ऑफ़र की, एक्सप्रेस, ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, इम्प्लाइड किसे कहते हैं, और एंड के ऊपर हमने ऑफर की डेफिनेशन में और उसके साथ 3 अदर एसेंशियल्स कवर किए थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल से अब तक कोई सवाल कल से लेकर आज तक के सफ़र में, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप लोग 1:15 बजे क्या कर रहे हैं आजकल? 1:15 बजे फ्री हैं? 1:15 से 2:15 आप फ्री? किसका? और वो ख़त्म कितने बजे होता है? वो जो फास्ट ट्रैक और जो आ रहा है, ठीक है। आप फ्री हो उस टाइम पे? आपका क्या प्लान है? R1 उसकी टाइमिंग क्या है? 1 से 2:30। मेरा प्लान ये बन रहा था कि मैं इस क्लास को सुबह के टाइम पे शिफ्ट कर दूँ, 1:15 से 2:15, ताकि आपका ये जो लेट होते हैं आप लोग वो ना हो। तो क्या मैनेजेबल है ये टाइम? नहीं है? क्यों, तुम्हें क्या? कितने बजे? वो फ़ारूक की टैक्स की CMA किसका? आवाम बढ़ चुकी है। काश इतना आसान होता। 12 से 1 कर लो। 12 से 1 फ्री है? आपको 12 से 1 क्या है? आपका 12 से 1 क्या है? R1 की क्लास होती है, यानी कि 1:15 से 2:15 तक आप सारे फ्री नहीं हैं। आप भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, आप तो फ्री हैं। आप भी नहीं हैं, आप फ्री हैं, आप नहीं हैं, तो आवाम ज़्यादा फ्री नहीं है। ओके कोई और टाइम बनता है स्लॉट में? सोच लेते हैं। सुबह 6 से 7। अगर मैं रखूँ क्लास एक तो नहीं, अगर टाइम रखूँ मैं आपका 8:30 से 9:30, इसमें कोई क्लैश है? 8:30 to 9:30 एनी क्लैश? गर्मी है, सर्दियाँ नहीं है। 8:30 से 9:30 उतना मुश्किल है? सुबह पे कौन इक्वली हाथ खड़ा कर सकता है? 8:30 से 9:30 नहीं हो सकता है? किसका? 2:30 से 4 के दरमियान। 2:30 से 4 3:30 के बाद मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, यहाँ 1:15 से 2:15 या 8:30 से 9:30। 8:30 to 9:30 इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू गाइस। मैं कमिट नहीं कर रहा, ये रिकमेंडेशन मैं आगे दे दूँगा। अगर तो स्लॉट निकलती हुई, क्योंकि हमने कैमरा भी देखना है, रूम भी देखना है, LED भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो शायद फिर हम उसको सुबह के टाइम पे शिफ्ट कर लें फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स। बट अगर ना निकल पाई तो फिर हम वापस इस टाइम पे तो मौजूद होंगे ही। क्या हुआ? ये टाइम ठीक है? तभी तो किसी और की बात मान जाएगा।
आप हॉस्टलाइट हो? हॉस्टलाइट हो? Yes, sir. सुबह कितने बजे फर्स्ट उठते टाइम हो? ठीक है फिर। सुबह कितने बजे उठते हो? सर 7 बजे। तो फिर क्या इशू है? क्या नाश्ता करने में 1.5 घंटा लगेगा आपको? ठीक है सर। सुबह भेजिए। चलिए मैं ये कोई कमिट नहीं कर रहा, बट लेट्स गो फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, ऑफर आपने पहले पढ़ा था ये लो, या बिल्कुल फर्स्ट टाइम है पढ़ा हुआ? ठीक है। हम लोगों ने कल अपना सफ़र रुका था कंडीशनल वाले पॉइंट के ऊपर। आज चलते हैं एक स्टेप आगे और बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अगर एक बंदे को मुझे ऑफ़र करनी है तो क्या वो ऑफ़र दूसरे बंदे तक पहुंचनी चाहिए? जब तक वो ऑफ़र दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है? क्योंकि जब तक मेरी ऑफ़र पहुंचेगी ही नहीं, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर। ये एक्ट किस साल का है? 1872। क्या 1872 में व्हाट्सएप होता था? ईमेल्स होती थी, फैक्स होते थे, तो क्या होता था? खत होता। और इन्होंने अभी तक उन खतों वाले रूल को चेंज नहीं किया। तो कम्युनिकेशन किस वक्त कंप्लीट मानी जाएगी? जब उसके नॉलेज में आ जाए। एक बंदे ने ऑफर की, वो रहता है इंग्लैंड और दूसरी पार्टी रहती है इंडिया। तो इंग्लैंड वाले ने ऑफर की जो कि इंडिया वाले को जाके मिल गई, और उसने खत जैसे उसको रिसीव हुआ, ऑफर का खत उसने टेबल पर रख दिया और रख के अपने काम करने शुरू कर दिया। क्या ऑफर का खत पहुंच गया? जी क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? जी, एक की तरफ से तो हो गई। क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? उसने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या कहा था? शुड बी सर तो वो तो फिर उसकी है ना कि उसने नहीं पढ़ा। आपने अपने दोस्त को पूछना है कि भाई क्या तुमने सुबह कॉलेज आना है? आपने व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया और उसका नेट बंद है, डबल टिक नहीं हो रहा, तो क्या आपका सवाल उस तक पहुंच गया? नहीं। क्या वो कम्युनिकेट हो गया? नहीं। तो ऑफर भी उस वक्त कम्युनिकेट होगी जब दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाए, उसकी समझ में आ जाए, उसको पता चल जाए कि भाई उसको ऑफर की गई है, तभी वो हाँ या ना करेगा। जब तक उसको पता ही नहीं है उस ऑफर का, तो वो ना हाँ कर सकता है और ना ही ना कर सकता है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और ये कब मानी जाएगी? व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज। और अगर ये पोस्ट से की गई हो तो कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब उसके खत उस तक पहुंच जाएगा। कंप्लीट हो जाएगी मगर उसकी नॉलेज में कब आएगी? जब वो खोल के उसको पढ़ ले, तब जाके वो ऑफर तक पहुंच पाएगा। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और थ्रू कंडक्ट। ये बात हम लोगों ने कल कवर कर ली है। इट कैन बी थ्रू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में दो बातें थी, रिटन और ओरल, और इम्प्लाइड में क्या है? एक्शंस। एक्शंस। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इन्विटेशन टू एन ऑफर, बड़ा एक मजे का कॉन्सेप्ट। इन्विटेशन टू एन ऑफर, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर मेरे पास कोई ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे मौजूद हो, तो ये खाली स्लाइड है, बना लेते हैं। इन्विटेशन टू एन ऑफर, वर्सेस ऑफर, ये दो बातें डिफरेंट है। इन्विटेशन किसे कहते हैं? दावत देना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। किसी को बुलाना है कि आओ और आके मुझे ऑफर 2, इट इज कॉल्ड इन्विटेशन।
कॉलेज ने फेसबुक के ऊपर अपना एक ऐड लगाया, इस पर लिखा हुआ है कि जनाब SBI के अंदर बी लॉ की पोस्ट बैच क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 6 मई से, एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कर लें इस नंबर पे। तो क्या ये ऑफर है? इट इज इनविटेशन टू एन ऑफर कि आओ और आके क्या करो, राब्ता करो, मिलो, फ्रंट ऑफिस में आओ, सामने बैठो, डिसाइड करो तुम्हारा क्या स्केड्यूल है, तुम्हारी कौन सी क्लास सूट कर रही है, कौन सा टाइम सूट कर रहा है, और फिर डिसाइड करो कि क्या तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना हमसे। चले बच्चा आके बैठ गया कुर्सी के ऊपर, बच्चे को दे दिया उन्होंने एक स्केड्यूल, लेट्स सपोज ये स्केड्यूल, बच्चे के हाथ में स्केड्यूल आ गया। अब बच्चा देख रहा है, अच्छा इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, इसकी फीस ये है। बच्चे ने पूछा क्या मुझे ये वाला टाइम थोड़ी कम फी में मिल सकता है? मिस ने कहा नहीं। तो क्या बच्चे ने ऑफर कराई है? बच्चे ने पूछा है कि क्या मुझे ये वाला टाइम इतनी फी में मिल सकता है? मिस ने कहा नहीं। फिर बच्चे ने कहा चले एक काम करें, ये वाला बैच कर दें, इस फी में कर दें और मैं पेमेंट कर दूँ। क्या ये ऑफर है? ये ऑफर है। मिस ने कहा ठीक है डन, फॉर्म बना, फॉर्म पे साइन हो गए। तो मिस ने एक्सेप्टेंस दी है या रिजेक्शन दी है? एक्सेप्टेंस दी है। बच्चे को क्या मिल रहा है? क्लासेस। उनको क्या मिलेगा? फी। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है, क्या ऑफर जमा एक्सेप्टेंस हो रही है प्लस कंसिडरेशन हो रही है। और अगर फॉर्म पे साइन होने के बाद वो क्लास से टाइम पे ना हो, टीचर भाग जाए, तो क्या आप लोग कॉलेज को लीगली बाउंड कर सकते हैं? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसी चीज़ को मज़ीद रिफाइन करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ये मार्केट में एक फ्रूट वाला है और इस बंदे ने आम रखे हुए हैं, मैंगोज और मैंगोज। रेडी पे क्या लगा हुआ है? आम लगे हुए। ये रेडी वाले भाई हैं, ये आप हैं, आप बायर हैं, और ये कौन है? ये सेलर। आप गए इनके पास और जाकर इनसे पूछा कि भाई आम कैसे दिए हैं? इन्होंने कहा आम दिए हैं 90 रुपये पर केजी। जब आपने उनसे सवाल पूछा कि आम कैसे दिए हैं, क्या ये ऑफर है? नहीं। इट इज अगेन व्हाट? इनविटेशन टू एन। बेसिकली हो क्या रहा है, इस भाई ने आम बिछाए हुए, आम बिछाए हुए यानी कि वो आम दिखा रहा है दूसरों को कि कोई आए और आके उसको ऑफर दे। इसका आम बिछाना क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। इसका आके पूछना क्या है? वो भी नहीं, वो उस इनविटेशन के अगेंस्ट सर्टेन फैक्ट्स पूछना चाह रहा है, अमाउंट पूछना चाह रहा है, डिस्काउंट पूछना चाह रहा है, क्वालिटी पूछना चाह रहा है। तो इसने आके कहा कि सर जी मुझे आम चाहिए। इसने कहा 90 रुपये केजी दे दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट करता हूँ, तुम्हें 80 रुपये पर केजी दे दूंगा, फाइनल है। इसने कहा सर चले ठीक है, आप मुझे 80 रुपये केजी के हिसाब से 2 किलो आम पैक कर दें, ये रहे 160 रुपीज़। क्या ये ऑफर है? क्या वो कबूल कर लेगा? क्या पैसे जा रहे हैं? क्या आम मिल रहे हैं? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कार्ट वाले ने यहाँ पे एक तख्ती लगा के रखी है और उस तख्ती पे लिखा है 90 रुपीज़ पर केजी, और इसने अभी उससे पूछा नहीं है, क्या अब ये इनविटेशन टू एन ऑफर है या ऑफर है? ये अब ऑफर बन गई है। याद करें, सर्टेन और डेफिनेट।
आर्म सर्टन है, जो बेचने हैं, अमाउंट डेफिनेट है। तो ये अब इनविटेशन नहीं है, ये ऑफर है। ये आएगा इसी अमाउंट पे उन आमों को कबूल करेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा हो 90 और नीचे लिखा हो डिस्काउंट अवेलेबल, फिर क्या है? फिर ऑफर है या इनविटेशन है? फिर इनविटेशन है। डिस्काउंट्स अवेलेबल कितनी, वो तो बताइए नहीं। कहाँ तक कम हो सकता है, नहीं बताया। बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। सर्टेन डेफिनेट नहीं है। सर अगर आप बायर ही आके कहते हैं कि मैं इस 90 रुपीज़ पर केजी पे नहीं, वो फिर आगे से ऑफर करवाए 85 पे आ जाए, उसने लिख के लगाया हुआ है कि भाई डिस्काउंट्स अवेलेबल। नहीं, उसने डिस्काउंट नहीं, मतलब नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा हो कि सिर्फ 90 है जी, और नीचे लिखा हो कि भाई नो बार्गेन, वो ऑफर है। खाली 90 लिखा हो और कुछ ना लिखा हो तो हम नॉर्मली अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर हो तो लिखा जाता है, और अगर लिखा हुआ है तो वो इनविटेशन नहीं है, सॉरी वो इनविटेशन है, वो ऑफर नहीं। जाने की बात समझ आती है। आप जाते हैं जो बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे लेट्स सपोज खाड़ी एक ब्रांड है, वहाँ पे अक्सर डिस्काउंट्स लग रही होती हैं, 10% ऑफ, 20% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। जो फ्लैट 50% है, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन वाला ऑफर है? फ्लैट 50%। फ्लैट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट 50%। किसी भी चीज़ पे 50%। उन्होंने आपको ऑफर लगा दी है, आप पहुँचे, आपने पिक किया, पिक करके कहाँ पे लेके गए? काउंटर पे। वहाँ जाके क्या कर दिया? पेमेंट। वो आपका पिक करना और काउंटर पे लेके जाना, इट इज़ योर एक्सेप्टेंस। और अगर लिखा हो अप टू 50%, अगर लिखा हो अप टू 50%, फिर सोचो। सर्टेन चीज़ों में होगी ना आप लोग। अगर लिखा हो ना, सुने, अगर लिखा हो अप टू 50%, तो जैसे आप स्टोर में जाएंगे, लेट्स सपोज एक सूट है और डिस्काउंट कितनी है? अप टू 50%, तो उस रेलिवेंट सूट के ऊपर तो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होगी कि 40% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, उस पर तो लिखी होगी ना। तो इसका मतलब है कि वो प्राइस भी सर्टन है और वो सूट भी सर्टन है, और बड़े स्टोर्स के ऊपर मज़ीद बारगेन पॉसिबल नहीं होती है। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या बन जाएगी? एक ऑफर बन जाएगी। बट अगर ये बड़ा स्टोर ना हो, अगर ये एक नॉर्मल शॉप हो, इस पे लिखा हुआ है अप टू 50% ऑफ, तो वहाँ पे बारगेन होने के चांसेस हैं। जहाँ पे बारगेन हो सकता है वो इनविटेशन है, और जहाँ पे बारगेन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है वो क्या बन जाएगी? बस ये डिफरेंस जहन में रखिएगा हमेशा। बात समझ आई? अब देखते हैं। एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन, नियत है, इंटेंशन है कॉलेज की कि वो आप लोगों को इनवाइट करे अपने ब्रोशर के थ्रू कि आओ और आके हमसे एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ। सच इनविटेशन इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू, कि भाई हम तैयार बैठे हैं, हमारा टीचर तैयार बैठा है, कमरा भी ओके है, सब कुछ तैयार है, आओ एडमिशन कराओ और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो। सच इंटेंशन आर नॉट कंसिडर्ड ऑफर्स। तो ये क्या कहलाती हैं? दीज आर इनविटेशन टू एन ऑफर। यहाँ तक किताब से जल्दी से पढ़ लें और मुझे बताइएगा कोई मसला, कोई परेशानी। ठीक। एक अच्छी मिसाल है ये। आप खड़े हुए मेट्रो के स्टॉप पे, नहीं आप खड़े हुए ये जो बाहर लोकल चलती हैं बसें, आपको पता है कि बस ने स्टॉप पर आना है और इसने इस स्टॉप से उस स्टॉप तक जाना है और किराया फिक्स है, किराया
फिक्स है, किराए में कोई बार्गेन नहीं है। तो बस का आके आपके पास रुकना इम्प्लाइड ऑफर, आपका बस में चल के जाना आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। बस का उस रूट तक पहुंच के आपको उतारना, आपको कंसिडरेशन मिल गई। आपने जो किराया पे किया है वो उनके लिए क्या है, कंसिडरेशन। क्लियर? यहां तक जल्दी से पढ़ लें। कम्युनिकेशन में थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन में थर्ड पॉइंट ये वाला वो कहता है कि अगर आपने ऑफर किया खत के थ्रू, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस ऑफरी, और जब लेटर पहुंच जाएगा तो उसकी कम से कम नॉलेज में आ जाना चाहिए। और नॉलेज में कब आएगा, जब वो खोल के पार टूट गए। कौन गया लेकिन उसने नहीं पढ़ा, फिर भी तो ऑफर पूरी नहीं हुई। कम्युनिकेशन जब एक बंदे ने ऑफर की, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक बंदा दूर खड़ा हुआ मेरे से और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से ऊंची ऊंची बोल रहा हूँ, उस तक मेरी आवाज़ जा रही है नहीं, मगर मैं तो बोल रहा हूँ, क्या ये चीज़ उस तक कम्युनिकेट हो रही है? नहीं। उसको समझ आ रही है? नहीं। इवन दो मेरी बात उस तक कम्युनिकेट नहीं हो रही है और उसकी नॉलेज में वो बात नहीं आ रही है, बट मैं तो बोल रहा हूँ। यही चीज़ मैंने खत भेज दिया, खत पे ऑफर है, जब तक वो खोल के पढ़ेगा नहीं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता और रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। हाँ, मसला यही है ना कि ये 1872 का बना हुआ है। व्हाट्सएप कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने अपने दोस्त को मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि यार मुझे तुमसे 10 मोबाइल फ़ोन खरीदने हैं, सुनो। आपने किया ऑफ़र, व्हाट्सएप पे किया, दूसरे बंदे का नेट डाउन है, नेट नहीं आ रहा, तो क्या आपकी ऑफ़र उस तक पहुंच रही है? नहीं। कब पहुंचेगी? जब वो ऑन कर लेगा। तो जब तक नहीं पहुंची है, आज के ज़माने में एटलीस्ट आपको ये पता है कि वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं हुई है। पुराने टाइम में तो अगले बंदे को पता ही नहीं था कि ख़त पहुंचा भी है या ख़त नहीं पहुंचा, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया। क्लियर? चलिए आगे आए जनाब, लैब्स पे चलते हैं। एक ऑफ़र कब कब ख़त्म की जा सकती है? एक ऑफ़र कब कब ख़त्म की जा सकती है? कब कब कर सकते हैं ख़त्म? एक्सेप्टेंस से, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गई, जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गई तो क्या होगा? वो हो जाएगा बाउंड। क्यों? क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम उसको ख़त्म, एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑफर कैन बी लैप्स्ड या ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। आसान सी बात। अगर एक ऑफर में कंडीशन थी, एक ऑफर में क्या थी? कंडीशन है। मैंने कहा है कि भाई मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा और सारे पैसे मैं इकट्ठे लूँगा, और दूसरी पार्टी इस कंडीशन को नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं सॉरी मुझे ये कंडीशन मंजूर नहीं है, मैं तो किस्तों पे लूँगी गाड़ी। बट आपने क्या मांगा है? फुल पेमेंट 1 गो में मांगी है। तो अगर एक कंडीशनल ऑफ़र की जाए और दूसरी पार्टी उस कंडीशन को पूरी ना करे, उस कंडीशन के ऊपर अपने एक्ट ना करे, तो वो ऑफ़र ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है?
लैप्स कर जाती है। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। और अगर एक पार्टी ने ऑफर की है और दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर दे, फिर वो ऑफर खत्म हो गई। तो ऑफर एक्सेप्टेंस से भी खत्म होती है, ऑफर रिजेक्शन से भी खत्म होती है, और ऑफर कंडीशन पूरी ना होने से भी खत्म हो जाती है। इन 3 बातों में कोई मसला, कोई परेशानी, 3 आसान बातें थी। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? आपको एक कागज आया होगा शायद, कोई कागज मिला आपको आज? भी आ जाता है। चलिए खैर, ये 1, 4 और 6 क्लियर है। आगे चलते हैं। कॉलेज ने कहा हम आपको डिस्काउंट देंगे और ये ऑफर 10 दिन तक वैलिड है। ऑफर कब खत्म होगी? जब 10 दिन खत्म हो जाएंगे। तो अगर टाइम स्पेसिफाई किया हो, अगर टाइम स्पेसिफाई किया हो और वो टाइम खत्म हो जाए, तो वो ऑफर भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। और अगर कोई टाइम स्पेसिफाई ना किया हो, तो फिर रूल ये है कि हमने देखना है कि उस बिजनेस में इस तरह की नॉर्मल ट्रांजैक्शंस कितने टाइम में की जाती हैं। तो अगर वो नॉर्मल टाइम, वो रीजनेबल टाइम भी गुजर जाए, तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लैप्स कर जाएगी, रिवोक हो जाएगी। मगर ये रीजनेबल अपने अंदर काफ़ी अनरीजनेबल वर्ड है, क्योंकि ये जजमेंटल है। आपके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। जिस तरह आपके लिए शायद व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई अगले 3-4 घंटों में पॉसिबल होगा, मगर मेरे लिए शायद रात 10 बजे के बाद ही पॉसिबल हो पाए। तो रीजनेबल टाइम इंसान टू इंसान वेरी करेगा। तो अगर तो डिफाइंड है और वो टाइम क्रॉस हो गया, इट मीन्स कि वो ऑफर खत्म हो गई। और अगर वो टाइम डिफाइंड नहीं है, तो क्या देखना है? रीजनेबल टाइम देखना है। तो जनाब 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 6 भी हो गया और 4 भी हो गया। 2 बातें रह गई। आए ऑफर को मारते हैं, या मार देंगे या उसको इंसेन कर देंगे। इंसेन कहते हैं पागल कर देंगे, जिसकी मेंटल कैपेसिटी या कंडीशन दुरुस्त नहीं है। अब नॉर्मल भी कह सकते हैं। सर जी 2 लोग हैं, लेट्स क्रिएट अ सीन। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफ़र की कि मेरे पास एक गाड़ी है, क्या तुम ये गाड़ी 5 लाख की ख़रीदना चाहोगे? ऑफ़र की है 10 तारीख को और इस तक पहुंची है कब? 20 तारीख को। बी ने क्या देनी है? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी 25 अक्टूबर को। कब दिए? जिस टाइम पे बी ने एक्सेप्टेंस दी, उस टाइम पे सिनेरियो 1, उस टाइम पे 23 तारीख को ही ए की डेथ हो गई थी। ए की डेथ हो गई थी। कब हुई है? 23 तारीख को। मगर इसको पता नहीं था, इसको पता नहीं था। बी क्या है? अनइन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ। तो उसने अनइन्फॉर्म्ड कंडीशन में अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और ए के घर वो खत एक्सेप्टेंस का पहुंच गया।
मुझे बताइए क्या ए के लीगल वर्सा लायबल होंगे या नहीं? ए के लीगल वर्सा लायबल, क्योंकि इसमें जो एक्सेप्टेंस दी है वो किस केस में दी है? ही वॉज अनइन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ। और अगर यही ए हो, यही तारीख हो, उसकी डेथ हुई हो और ये इन्फॉर्म्ड हो, इसको पता हो कि इसकी डेथ हुई है, और पता होने के बावजूद ये खत ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दे, तो उस केस में लॉ इसको पकड़ लेगा कि भाई एक मरे हुए बंदे की ऑफर उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है, मगर शर्त क्या है? एक्सेप्टेंस करने वाले को पता हो कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये प्ले भी कर सकता, मुकर जाए, इसको पता हो मगर एक्टिंग करे कि मुझे तो पता ही नहीं था। अब यहाँ से केस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के जाएगा क्रिमिनल एक्ट की तरफ, तो वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, उसमें आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आइए अंग्रेजी को देखते हैं। डेथ और इंसैनिटी, इफ उसकी डेथ या इंसैनिटी का जो फैक्ट है वो नॉलेज में आए बिफोर, और किसकी नॉलेज में आए? एक्सेप्टर की बिफोर। अगर तो उसकी नॉलेज में है और होने के बावजूद उसने जनाब कबूल कर लिया तो ये वैलिड नहीं है, और अगर नॉलेज में नहीं था और कबूल कर लिया है फिर ये वैलिड है। चले एक केस मैं आपको देता हूँ, मुझे बताइएगा। ए ने बी की शादी में गाना गाना था और बी ने ना जानते हुए भी कि ए की डेथ हो चुकी है एक्सेप्टेंस का खत भेज दिया। अब मुझे बताएं क्या ये अभी भी वैलिड रहेगा या नहीं? क्यों? पर्सनल कैपेसिटी, गाना गाना ना। अब अगर ए मर चुका है तो क्या ए के फैमिली मेम्बर्स वो गाना गा सकते हैं? नहीं। क्या वो आवाज़ मैच करेगी? नहीं। तो अगर ये हो ही पर्सनल नेचर का तो उस केस में तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, उसको पता हो या पता ना हो। बट अगर पर्सनल ना हो और उसको पता हो तो फारिग है, और अगर पता ना हो तो ये वैलिड रहेगा। कोई सवाल यहाँ तक? पक्का? काउंटर ऑफर कभी रिक्शा कराया? कहाँ गए रिक्शा करा? फिर आप एक्सपीरियंस होंगे। कभी आपने रिक्शे वाले को कहा हो कि मैंने लेट सपोज अनारकली जाना, नहीं रिक्शे की बात, इन ड्राइव की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल रिक्शे की बात हो रही है यहाँ पे। इन ड्राइव का केस इससे हट गया है। एक आम रिक्शे वाला है, आपने उसको रोका और कहा कि यार मुझे अनारकली जाना है, 200 रुपया दूंगा, चलोगे? ये क्या है? ये ऑफर है। अब हम उसकी तरफ वेट कर रहे हैं, उसने आगे से कहा नहीं सर वो पेट्रोल महंगा हो गया है, 200 नहीं, मैं आपको 300 रुपये में वहाँ पे छोड़ाऊंगा। ये काउंटर ऑफर है। उसने क्या रिजेक्शन दे दी है? उसने क्या एक्सेप्टेंस दे दी है? नहीं। उसने क्या किया है? उसने आपकी ऑफर को तोड़ के एक नई ऑफर क्रिएट कर दी है। 200 को काट के उसने क्या कहा है? 300। तो अब पहले मैं कौन था? ऑफरर। वो कौन था? जब उसने काउंटर किया तो वो कौन बन गया? मैं कौन बन गया? तो काउंटर ऑफर से पार्टी स्विच हो जाती हैं। और हुआ क्या, जो इनिशियल ऑफर थी, जो पहली 200 रुपये वाली ऑफर थी, वो क्या हो गई? खत्म। अच्छा, उसने एक नई ऑफर दी है 300 की, और अगर मैं मजीद काउंटर करूँ, मैं को नहीं यार 300 नहीं 250 तक चलोगे, तो अब उसकी 300 वाली ऑफर भी ख़त्म। अब मैंने क्या किया है, 250 की एक नई ऑफर थी। अब मैं वापस से कौन बन गया? ऑफरर। वो कौन बन गया? ऑफर। दिस इज कॉल्ड काउंटर। एक दफ़ा
ऑफर पूरा पढ़ लें तसल्ली के साथ। तब तक मैं आपके लिए वो एक हैंड आउट अरेंज करवाता हूँ। ट्यूब मतलब कैसे भाई चैप्टर 2 के वो चाहिए नहीं क्वेश्चंस। हाँ जल्दी। बी लॉ बहुत मजे का पेपर है अगर आप उसको आसान करके पढ़ें तो। मुश्किल कर लेंगे तो मुश्किल लगेगा, इजी होके पढ़ें इसको, बिल्कुल इजी वे में दिखा देगा। एक नॉर्मल जिस तरह आप रीडिंग करते हैं ना सिनेरियोज की, कॉन्सेप्ट्स की, उसको वैसे रीड करें। हाँ जी पढ़ लिए। चलिए ज़रा ये मुझे एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ऑटम 15 मुराद और सनम, ज़रा सवाल रीड कीजिएगा। सवाल क्या है, क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करेंगे? क्या हाउ मैनी पार्टीज? 2 है, 2 होनी भी चाहिए। एक कौन है? एक कौन है? रिक्वायरमेंट क्या है? क्या बताना है कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी शर्तें अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखी हैं? कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, एक ऑफरर हो, एक ऑफरी हो, ऑफर हुई हो, एक्सेप्टेंस हुई हो, कंसिडरेशन हो और लीगल ऑब्लिगेशन हो, तब जाके वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं। मुराद ने ऑफर की है अपनी गाड़ी किसको? 4 रुपीज़। क्या मैं इसको ऑफर काउंट कर लूँ? क्या ये ऑफर है? क्या मैं कह दूं कि मुराद भैया जो हैं वो सनम बहन को एक ऑफर कर रहे हैं 4 लाख रुपए की? सनम बाजी ने क्या कहा? सनम बाजी ने ये कहा कि मुझे ये ऑफर तुम्हारी, और साथ क्या किया? एनक्लोज किसे कहते हैं? खाते में डाल के भेज दिया। पे ऑर्डर, इसको आसान के लिए चेक कर लेते हैं।
अ चेक ऑफ रुपीज 1.5 लाख विद अ प्रॉमिस किसे कहते हैं, टू पे द इन मंथली ऑफ रुपीज। उसने क्या किस्तों में गाड़ी बेचने का कहा था? उसकी ऑफर क्या थी? गाड़ी है और 4 लाख है। तो नॉर्मल जब गाड़ी की सेल परचेज होती है तो क्या वो किस्तों पे होती है? वो तो वन गो पेमेंट पे होती है। दूसरी पार्टी ने क्या एक्सेप्टेंस दी? लिखा हुआ ना एक्सेप्टेड द, मगर क्या उसने खिलाफ वर्जी भी की है? की है। इसकी कंडीशन क्या थी? वन गो में सारी की सारी पेमेंट लमसम में। वो क्या कर रही है? वो अपनी तरफ से उसने इंस्टॉलमेंट्स उठा के उठा के बना दी है। एडवांस पहले भेज दिया और बाकी की किस्तें डाल दी। अब आप लोगों ने बताने क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? किस तरह बताएंगे? बस ये खाली नोन लिख के आ जाएंगे? क्या करेंगे सवाल का? इस सवाल का आंसर ड्राफ्ट कैसे होगा? इस सवाल का आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे? ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर एक अप्रोच है LED। L stands for, E stands for explanation, D stands for decision। तो इसमें लॉ के पहले आपने खोलनी है क्या? हेडिंग। कौन सा लॉ आएगा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। तो दूसरी पार्टी जो कबूल करके बैठी हुई है उसको अपनी तरफ से कोई कंडीशन लगानी चाहिए थी? नहीं। ऑफर ने जो कंडीशन लगाई थी उसको वही माननी चाहिए थी। जब उसने वो नहीं मानी तो टेक्निकली वो ऑफर ही क्या कर गई? लैप्स हो गई। तो वो लॉ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको उसी सिनेरियो को आसान करके एक्सप्लेन कर देंगे आसान वर्ड्स के साथ, और एंड के ऊपर क्या आएगा आपका? डिसीजन। वो क्या होगा? इन माय कंसिडरेशन या इन माय ओपिनियन, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उस नतीजे में पहुंचने के लिए आपको ऊपर के 2 स्टेप्स के साथ पहले खेलना पड़ेगा, तब जाके आप उस तक पहुंचोगे। पहले क्या बताया? लॉ, फिर क्या बताया? और एंड के ऊपर डिसीजन आपने उसको दे दिया। 3 नंबर तक का तो होगा मैंने, तो ये 1, 2 और 1 नंबर और 1 नंबर। अच्छा ये बताएं, बल्कि लिख लें अगर एक बंदा ऑफर को उसकी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट नहीं करता मगर एक्सेप्टेंस दे देता है, जिस तरह यहाँ पर उसने किया था, एक्सेप्ट कर लिया था मगर उसकी कंडीशन को तोड़ के। इन शॉर्ट इसने क्या किया? यहाँ पे काउंटर ऑफर भी की है, ये एक काउंटर ऑफर भी है। तो काउंटर ऑफर का दूसरा नाम क्या है पता? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये वर्ड आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा। कौन सी वाली है एक्सेप्टेंस? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसमें दूसरी पार्टी ने कबूल कर लिया। अगर हम गौर करें पीछे तो ये जो सनमबाजी है उन्होंने क्या कहा? एक्सेप्टेड द ऑफर मगर अपनी शर्तों के साथ जो कि अलाउ नहीं थी। तो इस तरह की एक्सेप्टेंस कहलाती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस।
अब दिखाओ, अब दे दो। सर आपने पहले 26 सवाल लिखने नहीं है मगर सोच के आना, हो जाए। ये 26 सवाल है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20। असल में हमने किया ये है कि हमने हर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को एक सवाल में परो दिया है। तो अगर आपने पूरा टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप सिर्फ इन सवालों को रिवाइज करने सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये 26 सवाल हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन्हांस करेंगे और उसको मज़ीद बेहतर बना देंगे। तो अभी ना करने क्लास में आप कहते हैं, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, 15 मिनट तो है हमारे पास, कर लिया जाए। चलो जितने होते कर लेते हैं। पहले 8 तो करना ज़रा, पहले 8 कराएं। ये तो बहुत ही आसान है, पहले 8। तो सुबह आ जाओगे 8:30 बजे? अगर बुला लो मैं बुला दूँगा जी। सुबह 8:30 क्लास होगी। मैंने कहा फैसला किया, मैंने कहा अगर भी तो मैं बुला लूँगा, कंडीशनल था। पहले 8 सवाल। शिवाज भी आपको नहीं मिला? कैसी बातें करते हैं, मिलेगा? शाबाश, एक और लेकर। जब हो जाए तो बताइए। हो गए? कोई मसला किसी भी सवाल में आया नहीं आया तो फिर अगले 5th में। अच्छा जी, और आपको नहीं आया किसी भी सवाल में? ठीक है, बाकी हज़रात सोल्यूशन नहीं देखने थे अंकल जी, पहले कर तो लें। अच्छा ठीक है, मैंने कहा यू आर लुकिंग एट सोल्यूशंस।
जी शहबाज भाई, कोई सवाल? कोई सवाल जो मुश्किल लगा हो पहले 8 में से? आपका हो गया मिस, आपका हो गया, आपका हो गया, बस आपको लगा 5वां। मुझे ये बता 5वें में और 6ठे में डिफरेंस क्या? नहीं, 5वें और 6ठे के सिनेरियो में क्या डिफरेंस? नहीं है, वो सोशल है। 5वें में क्या है? वो कमर्शियल है। तो हम किसको इन्फोर्स कर सकते हैं? 5th को कर सकते हैं। अब सवाल ज़रा पढ़िए दोबारा। ऑफर कौन कर रहा है? ऑफरर ये है। ऑफरी कौन है? बेचना क्या है? अगेंस्ट। बाबर ने कबूल कर लिया। अब अगर अदील बैकआउट कर जाए, अपनी परफॉर्मेंस ना दे, ब्रीच कर जाए, भाग जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो क्या दूसरी पार्टी कोर्ट जाके उसको लीगली इन्फोर्स करवा सकती है? क्योंकि ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ये एक सोशल प्रॉमिस तो नहीं है। तो पहले 8 में कोई और सवाल? पक्की बात है? फिर ये अगले 5 में कर लें, 9 से 13 तक, 9 to 13। ऑनलाइन हजरात के लिए ना हमने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे ये सारे सवाल रख दिए हैं। अच्छा, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक लगा होगा, जी ड्राइव का लिंक, उसमें तो हो जाओ ना, उसमें सारा डाटा अवेलेबल है। ये सवाल भी वहाँ पे अवेलेबल किए हुए हैं जी। 9 से 13 तक देखिएगा। हाँ जी हाँ जी, 9 से 13 तक कोई सवाल? 11 अदील ने कहा है मोहसिन को टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय मेल। वो कंडीशन डाल रहा है कि मुझे ईमेल पे ही जवाब चाहिए। अब सुनिए आगे क्या हुआ। मगर मोहसिन ने क्या किया? लेटर पे भेज दिया। अच्छा, अब आगे जाके ना एक रूल आता है एग्रीव्ड पार्टी का और डिफॉल्टिंग पार्टी का। एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसके साथ नुकसान हुआ है। डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने धोखा दिया, जिसने नुकसान किया, जिसने उसकी बात नहीं मानी। इस केस में देखें, मुझे बताइए डिफॉल्टिंग पार्टी कौन सी है? मोहसिन है। एक बंदे ने कंडीशनल ऑफर की कि मुझे ये चीज़ ईमेल पे चाहिए, दूसरी पार्टी ने खत भेज दिया। अब एग्रीव्ड पार्टी कौन बन गया? जिसने जिसने शुरू में ऑफर की थी, ऑफरर। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, टू मेक इट वैलिड और टू मेक इट वॉइड, या कबूल कर ले या ना करे। अब अगर तो वो उसको कहता है कि भाई
मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही भेज दो। इसका मतलब है कि वो कंडीशनल कबूल कर रहा है। और अगर वो खामोश हो जाए, कुछ भी ना कहे, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने उस लेटर को कबूल कर लिया। तो अगर वो साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, तो इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस मानी गई है। और अगर वो कहता है कि नहीं 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 मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो इट मीन्स कि उसने उसकी एक्सेप्टेंस कबूल नहीं। तो वो रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसने कंडीशन डाली थी बीच में। हो गया? ले जनाब 13 हमने क्लास में करनी है। अब आपने 14 से कहाँ तक करने हैं? 26 तक करने हैं। अब तो कम हो गया काम। ले जी, अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़। अब आपने ऑफर पढ़ना है। कितने पेज हो गए हैं? 3 पेज? 3 पेज हो